इंडिया में पिछले महीने 3.5 लाख कार्स की सेल हुई है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लेवल पे है। पर तब भी इंडिया के सारे बड़े बड़े कार मेकर अपनी गाड़ियों पे काफी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, 3 से लेकर 5% के बीच में। फॉर एग्जांपल एमजी अपनी एस्टर पे 1.5 लाख रुपीज का, हेक्टर पे 2 लाख रुपए का और अपनी ग्लोस्टर पे 4 से लेकर 5 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। टाटा अपनी एल्ट्रॉस पे उनकी एंट्री लेवल ऑलमोस्ट गाड़ी पे 1.3 लाख का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अपनी हैरियर और सफारी पे 1 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। वही टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर में, जो कि अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है, अराउंड उस पे 2 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। और महिंद्रा, जो कि फिलहाल इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग कार मेकर है, अपनी बेस्ट सेलिंग गाड़ी स्कॉर्पियो एन पे अराउंड 80,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अपनी XUV 3XO पे भी काफी बढ़िया बेनिफिट्स ऑफर कर रही है। और अपनी XUV 700, जो कि अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है, इसका प्राइस ऑलरेडी महिंद्रा ने 75,000 रुपीज से रिड्यूस कर दिया है। उसके बाद भी इस गाड़ी पे 70,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। पर जहाँ पे सारे बड़े बड़े कार मेकर अपनी गाड़ियों पे काफी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, वहीं पे इन सब ने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिए है। जिसमें अप्रैल 2025 में महिंद्रा अपनी गाड़ियों का प्राइस 3% से, मारुति 4% से, किया 3% से, Hyundai 3% से, BMW, मर्सिडीज, ऑडी 3% से अपनी गाड़ियों का प्राइस इंक्रीज करने वाले हैं। तो एक जगह सारे बड़े बड़े कार मेकर काफी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, एक जगह अपनी गाड़ियों के प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करे जा रहे हैं। वो भी तब जब फाडा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 60% डीलरशिप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 में। या तो सेल्स एकदम फ्लैट रहेगी या तो नेगेटिव में जाएगी। पॉजिटिव के चांस काफी कम डीलरशिप्स को लग रहे हैं, क्योंकि डीलरशिप्स के पास फिलहाल 55 से लेकर 60 डेज के बीच का इन्वेंट्री पीरियड है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लेवल पे है। और पिछली बार जब इतना हाई इन्वेंट्री लेवल चला गया था, तो इंडियन कार मार्केट में काफी सिग्निफिकेंट एक ड्रॉप आ गया था। Passenger vehicle sales fell for the 9th straight month in July amid deepening crisis in the automobile sector. बड़ी बात क्या है कि अगर आप इंडिया के 3 बड़े कार मेकर मारुति, टाटा और Hyundai की सेल्स ब्रेकअप को देखें, तो इन सारे ब्रांड्स की जो बढ़िया बढ़िया मिड लेवल वाली SUVs है, उनकी तो सेल्स काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। पर वही इन ब्रांड्स की जो सारी एंट्री लेवल कार्स है, जो कि 5 से 7 लाख रुपए के प्राइस में आती है, उनकी सेल्स काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर रही है। जिसकी वजह से इंडिया की जो स्मॉल कार मार्केट है अराउंड आधी हो गई है पिछले 6 साल के अंदर अंदर, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम बायर्स और लोअर मिडिल क्लास को काफी मुश्किल हो रही है एक कार को परचेज करने में। यूज कार्स के प्राइस पिछले 1 साल के अंदर ही अराउंड 30% से क्रैश कर गए हैं। सो इज द इंडियन कार मार्केट इन रियली बिग ट्रबल। Cars are gathering dust as they remain unsold. Not enough people are buying passenger cars and commercial vehicles. That we have seen is the highest ever degrowth in the last 18 years. Factors that add to the cost of the vehicle for the customer have all come into force in the last few months. और उससे पहले यू कैन ऑल सब्सक्राइब एंड बी अ रियल कार वर्सल प्रो। काफी अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं एंड बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। सब्सक्राइब एंड लाइक नाउ। तो फिलहाल के ऑटो क्राइसिस को समझने के लिए हम पहले 2018-19 के इंडियन ऑटो क्राइसिस को समझते हैं, जो कि अभी से भी कुछ ज्यादा एक्सट्रीम था। क्योंकि 2015-16 में इंडिया की इकोनॉमी काफी बढ़िया ग्रो कर रही थी, ऑलमोस्ट 8% की GDP ग्रोथ रेट से, जिसकी वजह से इंडिया में वेजेस काफी बढ़िया ग्रो कर रहे थे और गाड़ियों की कंजम्पशन भी काफी बढ़ रही थी। इसलिए 2016 में पहली बार इंडिया में सारी मिला के अराउंड 30 लाख गाड़ियां बिकी थी। अब इंडिया के सारे कार मेकर्स को एक्सपेक्टेड था कि ग्रोथ रेट कंटिन्यूड रहेगा, तो इसलिए सबने अपनी कैपेसिटी को काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना शुरू कर दिया। और 2017 में दोबारा एक ऑल टाइम हाई सेल्स हुई 3 मिलियन यूनिट्स की इंडिया के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में। पर इसके बाद दोस्तों 2018 में जो GDP ग्रोथ रेट है 8% से कम हो गई, 4.5% पे आ गया, जिसकी वजह से लोगों के वेजेस ग्रो होना कम हो गए और उन्होंने गाड़ियों की कंजम्पशन कम कर दी। पर ये भी अगर कम था तो 2017 में हमारी सरकार ने इंडिया की पूरी कार मार्केट में काफी सिग्निफिकेंटली बड़े GST टैक्सेस लगा दिए। GST से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, जो कि 28% था हाईएस्ट लेवल पे, और उसके ऊपर 22% से और GST लगा दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों के प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होना शुरू हो गए। But what we are expecting is that prices can go up to 48.75 lakhs. पर ये भी अगर कम था तो 2018 के स्टार्टिंग में हमारी सरकार ने घोषणा कर दी कि वो BS4 पे जो अभी करंटली एमिशन नॉर्म्स पे है, उससे डायरेक्टली स्किप करके BS6 में आ जाएंगे 2020 तक, और BS5 को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले। वो 2021 तक ये BS6 को हम लागू करेंगे, ऐसा हमने निर्णय किया था। पर आज हमने ये निर्णय किया है कि अब BS6 फ्यूल अक्रॉस द कंट्री ये 1/4/2020 तक हम लागू करेंगे, 1/4/2020 को।
तो इसको और कम और BS4 से BS6 के अंदर गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए ऑलमोस्ट 30-40 हजार रुपए का प्राइस डिफरेंस आने वाला था एक एंट्री लेवल पेट्रोल गाड़ी में, और ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस आने वाला था एक एंट्री लेवल डीजल गाड़ी के अंदर। और साथ ही में सरकार ने 2 एयर बैग्स को मैंडेटरी करने का भी प्लान बना दिया हर एक गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से एंट्री लेवल कार्स के प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने लग गए। अब दोस्तों सारे लोगों को डर लगने लग गया कि BS6 की इंप्लीमेंटेशन आने वाली है, तो अगर मैं BS4 की गाड़ी परचेज करूंगा उसकी लाइफ मुझे पता नहीं कितनी होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी डीजल गाड़ी की लाइफ मेरे से बिना बताए 10 साल की कर दी है। पर दोस्तों अगर ये भी कम था तो 2018 के अंदर सबसे बड़ा बॉम्ब फूटता है, जिसमें IL&FS जो कि एक मेजर NBFC थी, जो कि मेनली 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स को इंडिया में फाइनेंस करती थी, वो पूरी बस्ट हो जाती है। Government has taken over the infra financing giant IL&FS. Top private banker Uday Kotak has been appointed as interim chairman, and the government has ordered a fraud inquiry. उनकी क्रेडिट क्वालिटी एकदम खराब होती है, जिसकी वजह से उनकी काफी सारे बैड डेट बढ़ जाते हैं, और इसी की वजह से जो बाकी सारी NBFCs है जो कि कार्स में फाइनेंस करती थी उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि बैंक्स NBFCs को लोन देना कम कर देते हैं, जिससे वो आगे फाइनेंस नहीं कर पा रहे थे लोगों की कार्स को, जिससे उनकी क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी और बढ़ जाती है और लोगों को फाइनेंस कराने में और मुश्किल होती है। साथ ही में म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी अपनी NBFC से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और ये दोस्तों अगर आप देखें तो NBFC वगैरह में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जो 70% 2 व्हीलर्स बिकते हैं वो NBFC फाइनेंस करती है, जो 60% इंडिया में कमर्शियल व्हीकल्स बिकते हैं वो NBFC फाइनेंस करती है, और जो इंडिया में 30% पैसेंजर व्हीकल्स बिकते हैं वो NBFC फाइनेंस करती है। तो अगर इंडिया में NBFCs को पैसे नहीं मिल रहे तो वो आगे जाके कैसे कस्टमर को पैसे देंगे कि वो गाड़ी को परचेज कर पाए, और उससे कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी। तो दोस्तों इसका एक डोमिनो इफेक्ट आना शुरू हो गया पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री में। लेट 2018 से लेकर जुलाई 2019 के बीच में हमारी कार मार्केट 8 महीने के लिए कंसेक्यूटिवली डिक्लाइन करते गई, हर एक महीने सेल्स और कम होते गई, और जुलाई 2019 तक आते आते इंडिया की कार सेल्स मंथली लेवल पे 35% ड्रॉप हो गई थी ईयर ऑन ईयर। मतलब 2018 की जुलाई में 2,90,000 गाड़ियां बिकी थी, 2019 की जुलाई में सिर्फ 2 लाख गाड़ियां बिकी, जो कि पिछले 20 सालों का हाईएस्ट ड्रॉप था। इंडिया के कार डीलरशिप्स के पास इन्वेंट्री लेवल ऑलमोस्ट 60 दिन का पहुंच गया था, जो कि आज के लेवल के बराबर ही है, उससे भी कम ही है। इनफैक्ट सारे डीलरशिप्स पे मिला के ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी थी, जो कि बिल्कुल भी बिक नहीं रही थी, जिसकी वजह से 300 डीलरशिप्स को शट होना पड़ा सिर्फ 2019 के अंदर ही। सेल्स क्योंकि हो नहीं रही थी, कार मेकर्स ने अपनी गाड़ियों के प्रोडक्शन को कट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल मारुति ने अपनी पूरी सारी फैक्ट्री को सितंबर के पूरे महीने तक बंद रखा था 2019 में। टाटा मोटर्स ने अपने 4 प्लांट्स को 1 हफ्ते के लिए बंद रखा था 2019 में। महिंद्रा ने अपने प्लांट को 13 दिन के लिए बंद रखा था, क्योंकि गाड़ियां बिक नहीं रही थी, और क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया था, इसलिए 2.3 लाख मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी इंडिया से हट गई थी, और इनडायरेक्टली कार इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 3.5 लाख जॉब्स का नुकसान हुआ था उस टाइम के अंदर निकाल दिया, और ये बोला कि हमारी सेल्स नहीं हो रही है और इसके कारण हमें तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। जो कार मेकर्स ने सरकार को अर्ज करना शुरू कर दिया कि आप ये हमारी थोड़ी मदद करो, क्योंकि इतनी जॉब्स लॉस हो रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो इंडिया में अराउंड 10 लाख जॉब्स खत्म हो जाएगी कार इंडस्ट्री के अंदर ही। और हमारी सरकार ने थोड़ा बहुत मदद भी करी, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स को काफी कम कर दिया ताकि थोड़ी कंजम्पशन बढ़े। साथ ही में स्क्रैपेज पॉलिसी को लाए, जिसके अंदर अगर कोई भी बंदा अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करता है और नई गाड़ी को परचेज करता है तो उसके थोड़े इंसेंटिव मिलेंगे, जो कि दोस्तों अगर आपको सच बताऊं आज तक भी प्रॉपर्ली बनी नहीं है ये वाली पॉलिसी। साथ ही में इंडिया में सरकार ने डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल को 30% कर दिया 15% से, अगर कोई भी बंदा मार्च 2020 से पहले गाड़ी को परचेज करता है। पर हमारी ऑटो इंडस्ट्री चाहती थी कि सरकार 28% के GST को कम करके 18% पे ले आए, पर वो ऑब्वियसली हमारी सरकार ने करा नहीं। पर इसके बाद दोस्तों अगर आप देखिए थोड़ा बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी और 4 लाख गाड़ियां भी बिक गई थी एक सिंगल महीने में 2019 में। पर इसके बाद दोस्तों आपको पता है कोविड-19 आ गया 2020 में, पूरी कार मार्केट क्रैश हो गई, और इससे वर्स्ट क्रैश आज तक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने देखा नहीं था। Somewhere. Pretty crazy that one of those still has a working battery. अब कोविड-19 क्रैश के बाद जब मार्केट्स खुलना शुरू हुई तो इनिशियली कार मेकर्स को अपनी गाड़ियों को दोबारा प्रोड्यूस करने में काफी दिक्कत हुई, क्योंकि हर एक कमोडिटी की प्राइस काफी बढ़ने लग गई, उन्हें सेमीकंडक्टर्स काफी मुश्किल से मिल रहे थे। इसलिए 2020 में इंडिया में इन्वेंट्री लेवल सिर्फ 12 दिन का पहुंच गया था, और कार मेकर अपनी गाड़ियों के प्राइस अंधाधुंध इंक्रीज कर रहे थे। डीलरशिप्स को बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो रहे थे अपनी गाड़ियों को बेचने में, क्योंकि वेटिंग इतनी हाई थी, गाड़ियां बन नहीं रही थी, वो काफी सरप्लस पे गाड़ियों को बेच पा रहे थे। 2023 तक आते आते इन्वेंट्री लेवल अराउंड 35 दिन के आसपास का पहुंच गया, और यही साल था जब कार मेकर्स ने भी और डीलरशिप्स ने मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाए थे। अब 2024 तक आते आते कार से ज्यादा बिकी थी, पर इन्वेंट्री लेवल ऑलमोस्ट 60 दिन का पहुंच गया था। तो भले गाड़ी ज्यादा बिक रही थी, पर साथ में इन्वेंट्री भी काफी हाई थी, तो उसकी कॉस्ट भी काफी बढ़ रही थी डीलरशिप्स के पास, तो इसलिए इनको इतना मुनाफा नहीं हुआ जितना 2023 में हुआ था। और अब दोस्तों अगर आप 2025 की हालत देखें तो अभी फिलहाल इन्वेंट्री लेवल 55 से लेकर 60 डेज के बीच का चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। और जितना हाई इन्वेंट्री लेवल होता है उतना हाई एक डीलरशिप के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, और उसके उतने मार्जिन कम हो जाते हैं। तो इसलिए सारे डीलरशिप्स रिक्वेस्ट करें हमारी सरकार से कि वो थोड़ा
थोड़ा रेपो रेट को कम कर दे, जो कि सरकार ने कम कर भी दिया है। पर दोस्तों सिचुएशन इससे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया की जो ओवरऑल कार मार्केट है वो मेनली 3 डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट है। एक तो है एकदम एंट्री लेवल गाड़ियां जो कि 5-6 लाख के आसपास के प्राइस में आती है, जो कि मेनली फर्स्ट टाइम बायर्स परचेज करते हैं। फिर आती है गाड़ियां जो कि 10 लाख से लेके 25 लाख के बीच में आती है, मेनली महिंद्रा वाली कैटेगरी। और फिर आती है गाड़ियां जो कि 30 से लेके 1 करोड़ के आसपास के रेंज में आती है, जो कि लग्जरी वाली आप कह सकते हैं कैटेगरी। तो इंडिया में जो एंट्री लेवल वाली मार्केट है उसकी सेल्स पिछले 1 साल में 13% से डिक्लाइन करी है। जो मेन स्ट्रीम वाली मार्केट है, जो एसयूवी वाली मार्केट है, उसकी सेल्स 10% से इंक्रीज करी है पिछले 1 साल के अंदर। और जो इंडिया की लग्जरी मार्केट है, मतलब 30 लाख से ऊपर वाली गाड़ियां, उनकी सेल्स स्टैग्नेंट रही है। तो दोस्तों इसको प्रॉपर्ली देखने के लिए मैं तीनों कैटेगरी के एम नाम वाले डीलरशिप में गया। फॉर एग्जांपल एंट्री लेवल के लिए मारुति की डीलरशिप में, मिड लेवल के लिए महिंद्रा की डीलरशिप में और हाई लेवल के लिए मर्सिडीज की डीलरशिप में, देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है। जिसमें अगर आप देखिए जो हमारा पहला मैट्रिक है वो है कि कितना क्राउड है सारे डीलरशिप्स में। तो मैं दोपहर के टाइम में गया था, जहाँ पे जनरली दिल्ली में क्राउड कम ही होता है क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा होती है। तो क्राउड सबसे ज्यादा वैसे महिंद्रा की डीलरशिप में था, जिसमें 4-5 कस्टमर आसानी से थे उस टाइम पे भी। उसके बाद था मारुति की डीलरशिप में, जिसमें 3 कस्टमर के आसपास थे मेरे अलावा, तो उसमें भी डिसेंट डिस्काउंट था। और मर्सिडीज की डीलरशिप में टोटल मिला के अराउंड 2 कस्टमर थे, मुझको इंक्लूड करके। तो वो ऑब्वियसली रीजनेबल भी है, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मर्सिडीज के अंदर मारुति या महिंद्रा से ज्यादा कस्टमर्स होंगे। तो ये एकदम दोस्तों बढ़िया रिपोर्ट है। वही दोस्तों अगर आप देखें डिस्काउंट वाइज, तो महिंद्रा की डीलरशिप में सेल्स पर्सन ने बताया कि XUV 700 पे 45,000 रुपीज का अराउंड प्राइस रिड्यूस कर दिया महिंद्रा ने। तो आप 1.5% का डिस्काउंट मान सकते हैं गाड़ी के एक शोरूम प्राइस में। वही दोस्तों मर्सिडीज के अंदर गाड़ी पे अराउंड 2 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा था GLC के ऊपर। तो अगर आप गाड़ी के प्राइस से कैलकुलेट करें तो अराउंड 3% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और वही मारुति की डीलरशिप में मैंने वैगनर के बारे में पूछा था, तो उस गाड़ी का प्राइस 8 लाख रुपए का था और उस पर अराउंड 40,000 रुपीज के बेनिफिट्स मिल रहे थे। तो आप कह सकते हैं 5% का डिस्काउंट है, जिससे ऑनलाइन स्टार्ट एकदम कंफर्म होते हैं कि जो सस्ती वाली कार्स है उनमें कम सेल्स हो रही है और वो कम बिक रही है, उस पर ज्यादा डिस्काउंट्स आ रहे हैं। जो महंगी वाली कार्स है एकदम उनमें भी काफी डिस्काउंट्स आ रहे हैं। जो मिड लेवल वाली कार्स है वही बढ़िया परफॉर्म कर रही है, मतलब महिंद्रा वाले सेगमेंट। और वही तीनों डीलरशिप्स में डिलीवरी टाइम इंस्टेंट था, मतलब अगर मैं गाड़ी के पैसे दूं मुझे इंस्टेंटली गाड़ी मिल जाएगी। कोई भी ऐसे वेटिंग पीरियड किसी भी गाड़ी पे था नहीं, जिससे क्लियरली कंफर्म होता है कि कार मार्केट के अंदर अब कोई भी वेटिंग नहीं है, शॉर्टेज नहीं है गाड़ियों की। एकदम इंस्टेंटली गाड़ी मिल जाएगी अगर हम बुक कराना चाहेंगे। इससे भी दोस्तों बड़ा इंडिकेटर कार इंडस्ट्री का होता है यूज कार मार्केट, क्योंकि जो न्यू कार मार्केट है वो काफी इनइलास्टिक होती है, मतलब उसका प्राइस काफी स्लोली डिक्रीज करता है गाड़ियों पे और काफी स्लोली इंक्रीज करता है। पर यूज कार मार्केट काफी इलास्टिक होती है, मतलब सिग्निफिकेंटली प्राइस डिक्रीज कर सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर ही। इसमें अगर आपको बताऊं द सिचुएशन इज वेरी बैड, क्योंकि पिछले साल ही सिर्फ गाड़ियों के प्राइस अराउंड 30% से डिक्लाइन करे यूज कार मार्केट के अंदर। जो गाड़ी पहले अराउंड 15 लाख की बिका करती थी अब वो 10 लाख के प्राइस में बिक रही है। आप कहोगे भाई 5 लाख की डिप्रिसिएशन 1 साल की हो गई, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। मतलब जो गाड़ी पहले 15 लाख की बिका करती थी वही गाड़ी अब आज 12 लाख 11 लाख की बिक रही है। जिसका अगर आपको एक काफी बड़ी एग्जांपल दूं तो जो स्कोडा ऑक्टाविया मैंने परचेज करी थी, उससे पहले मैं एक स्कोडा ऑक्टाविया जो पहले वाली जनरेशन थी उसको भी मार्केट में देखता था। जो 2018-19 वाली स्कोडा ऑक्टाविया एलन के पेट्रोल वाली थी, इंडिया में उस टाइम में अराउंड 18 लाख रुपए के आसपास की ट्रेड कर रही थी NCR वाले रीजन में। वही गाड़ी आज की रेट में 12, 13, 14 लाख के आसपास की प्राइस में ट्रेड कर रही है। तो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही अराउंड 5 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। पर इसको और सिग्निफिकेंटली जानने के लिए हम एक यूज कार एक्सपर्ट से बात करते हैं, व्हाट ही हैज टू से ऑन द यूज कार मार्केट। और भैया कैसे हो? सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द यूज्ड कार मार्केट राइट नाउ? प्रेजेंटली सेल है, पर डीजल और पेट्रोल के अंदर लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। लोग डीजल लेना चाहते हैं इकोनॉमी के लिए, बट फिर वो 10 ईयर वाला दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज लोगों को मिलता है कि 10 साल ही चला। लोग उसमें बहुत कंफ्यूज है। प्लस EV कार्स बहुत सुंदर सुंदर आ रही हैं, तो वो खरीदने की तरफ भी अट्रैक्टेड है। तो ट्रांजैक्शंस पहले ऐसी हो रही जैसे 2020, 21, 22 में जो पीक आ गया था? नहीं, तब तो लोग डीजल के बारे में इतना डरते नहीं थे, अब डीजल के बारे में डरते हैं। और ऐसे है कि जो NCR के बाहर वाला रीजन है उसमें सब डीजल के लिए इंटरेस्टेड है, वो पेट्रोल नहीं मांगते हैं। अच्छा। जो दिल्ली के अंदर NCR वाला रीजन है, वो दिल्ली NCR वाला रीजन है, उसमें सबको ही पेट्रोल चाहिए, चाहे 5 की एवरेज हो या रनिंग ज़्यादा हो या EV और हाइब्रिड पे शिफ्ट करते था। कैमरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जो ऐसे रेट्स वगैरह में डिफरेंस आया कि मान लो मैं 2023 में गाड़ी बेचने जाता था और आज बेचने जा रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस आ रहा है गाड़ी के अंदर? थोड़े से प्राइसेस नीचे शैटर हो चुके हैं, कंपनी में डिस्काउंट्स भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं गाड़ियों पे। और आप कुछ गाड़ियाँ ऐसी हमारी इन्वेंट्री में भी हैं जो हम देख के डर चुके हैं, तो हम उनका ऑफर ही बहुत नीचे लगाते हैं क्योंकि वो सेल नहीं आ रही है उनकी गाड़ियों की, ना डिमांड है ना सेल है। तो उसके चक्कर में डीलर भी थोड़ा सा पैसे नीचे ही लगाता है गाड़ियों के, जस्ट टू मेक श्योर कि वो किसी ऐसे ट्रैप में ना फंस जाए जहाँ पे जो पैसे लगाए हैं
उससे भी नीचे उसको बेचनी और पड़े। यहाँ से दोस्तों हमें समझ आती है कि न्यू कार मार्केट इज ड्रॉपिंग बट द यूज कार मार्केट इज ड्रॉपिंग इवन हायर। पर दोस्तों ये भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत और क्या है कि एमिशन नॉर्म्स इंडिया में और स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, क्योंकि 2027 तक हमारे इंडिया की सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि वो BS7 को इंप्लीमेंट कर देंगे, जिसके अंदर आपको अगर सिंपल भाषा में बताओ, इट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक अ डीजल कार। और पेट्रोल गाड़ियां बन जाएगी पर उनको बनाना काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऑलमोस्ट हर एक कार मेकर को अपनी गाड़ी में किसी फॉर्म का हाइब्रिड ऑफर करना पड़ेगा, जिससे गाड़ियों के प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएंगे। वही इंडिया में काफी सारे NCR वाले रीजन में बात हो रही है कि शायद दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अलाउड होगा, पेट्रोल व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स सारे बैन हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सारी बाइक्स बैन हो जाएंगी जो कि पेट्रोल वाली है। तो भाई किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये भी अगर कम है तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करी है हर एक साल। पेट्रोल प्राइसेस ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे, और ट्रम्प ने भी काफी बड़े बड़े टैरिफ्स लगा दिए हर एक कंट्री के ऊपर, जिसकी वजह से ओवरऑल सप्लाई चेन काफी महंगी हो सकती है और पूरी कार इंडस्ट्री में काफी बड़ा इफेक्ट आ सकता है। अब दोस्तों मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं, मेरा क्या वर्डिक्ट है कि 2025 के अंदर जो कार मार्केट है या तो नेगेटिव में जाएगी या तो स्टेबलाइज रहेगी, ग्रोथ नहीं होने वाली मेरे ख्याल से। स्पेशली जो लग्जरी मार्केट है उसके अंदर ग्रोथ नहीं होने वाली। आप बताना आपको क्या लगता है कैसी होने वाली है यूज्ड कार मार्केट। और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब